ये 10 रुपए का नोट अगर आपको मिल जाए तो ये आपको करोड़पति बना सकता है। पैसा ही पैसा होगा। और अगर आपके हाथ से ये गुम जाए तो ये आपको रोड पे ला सकता है। जी हाँ, इस 10 रुपए के नोट के बदले लोग आपको करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हैं। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? मान लीजिए आपके पास बहुत सारा लमसम अमाउंट है, 10-20 लाख 1 करोड़ रुपए, और आपने ये पैसा ब्लैक से कमाया, मतलब टैक्स चोरी करके या ऐसा कुछ फ्रॉड और स्कैम करके, और अब आप चाहते हैं कि ये एक पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना। मगर अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप ये इतना ज़्यादा कैश कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट के से पकड़े जाने का डर रहेगा आपको, या चोरी होने का डर रहेगा, और बैंकिंग सिस्टम का आप यूज़ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको कागज़ दिखाने पड़ेंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो अब यहीं पर आते हैं हवाला कारोबारी। ये आपका काम चुटकियों में कर देंगे। बस आपको अपना पैसा ले जाके इनको देना है और उनको जिसको भेजना है उसकी डिटेल बतानी है, और आपका पैसा तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो भी बैंकिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से। मस्त प्लान है। इस पूरे ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हवाला कारोबारी आपको इस नोट का एक सीरियल नंबर देगा या इसका आधा हिस्सा देगा। जिसको जिसको रिसीव करना है उसको आधा हिस्सा या इसका सीरियल नंबर बताना होगा, और ये पूरा पैसा उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हवाला कारोबारी ने आपका कैश अभी उसी के पास रखा है, और एजेंट ने ये पैसा अपने पास से सामने वाले व्यक्ति को दिया है। मतलब सिर्फ इस 10 रुपए के नोट के हवाले से पैसे को बिना एक जगह से दूसरी जगह हिलाए पैसों का ट्रांसफर हो गया, वो भी बैंकिंग सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा कम फीस में, 0.1 या 0.2%। और उसके लिए हवाला कारोबारी एजेंट को कुछ कमीशन देता है, ये उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप समझ गए होंगे कि इस 10 रुपए की नोट की वैल्यू उस समय क्या हो जाती है, और अगर आप उस समय ये आपके हाथ से गुम गया तो डेफिनेटली ये पैसों का ट्रांसफर वहीं रुक जाएगा और सामने वाले को पैसे नहीं मिलेंगे। हवाला कारोबार में ऐसा कहा जाता है कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा और जितनी ज़्यादा कम फीस आप चार्ज करेंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल आपका बिजनेस होने वाला है। अब आपके मन में ये ख्याल तो ज़रूर आ रहा होगा कि भाई एजेंट ने तो अपने पास से पैसा दे दिया, अब उसको उसका पैसा कैसा मिलेगा? तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मनी लॉन्ड्रिंग का। जी हाँ, हवाला कारोबार के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बहुत सारी फर्जी कंपनियाँ खोलता है, और उसके पास जो कैश इकट्ठा होता है उसको कई हिस्सों में बांट देता है, और अलग अलग जगह से उनको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है उनके बंदों को। अब इसके लिए हवाला कारोबारी उन फर्जी कंपनी में फर्जी सेल दिखाता है, और ये ऐसा दिखाता है कि भाई उसमें तो लॉस हुआ, उसने कुछ परचेस किया, और धीरे से उन कंपनियों को वो बंद कर देता है। और ये जब इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनियों से आता है तो हवाला कारोबारी उस कैश को निकाल लेता है, और इस तरह एजेंट को भी उसका पैसा मिल जाता है और कारोबारी का पूरा पैसा ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी पूरी प्रोसेस को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। और इस पूरी प्रोसेस का रूट ट्रेस कर पाना सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा सोर्स बदल जाते हैं और इतनी ज़्यादा कंट्री बदल जाती है कि एटीएम से एक बार पैसा निकल जाए तो उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कई कंट्रीज़ की पॉलिसी होती है कि उनके थ्रू कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा किसी भी देश में तो वो उससे कोई भी डेटा साझा नहीं करेंगे दूसरी कंट्री के साथ। गवर्नमेंट इन सब पे बैन क्यों नहीं लगाती है? और दुनिया में कोई भी देश की सरकार इसको नहीं रोक सकती जब तक कैश का ट्रांजेक्शन होता रहेगा। जब डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा होने लगेगा तब एक घड़ी इसमें रोक लगाई जा सकती है। मतलब हर सब्जी वाले से लेकर रिक्शे वाला तक जब यूपीआई, फोन पे, पेटीएम यूज़ करने लगेगा तब कैश का ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा। मान लीजिए हवाला कारोबारी आपका पैसा लेके रफू चक्कर हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? पूरे कारोबार में सबसे महत्वपूर्ण होता है नाम और विश्वास, और लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा नाम होता है।